चलिए, आइए बच्चों, एक बार बैठ जाइएगा, बिल्कुल बात मत करिएगा, टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूं। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टैक्स इनवॉइस। ओके। एग्जामिशन के लिए मैंने बताया था आपको 20-20 मिनट, आधे घंटे के लिए आपको बुलाऊंगा, एक सर्विस कराऊंगा, ऐसे चलता रहेगा एग्जामिशन। क्योंकि अगर वो आप एक साथ करोगे तो आप 1 घंटा बाद बोलोगे सर अब मत पढ़ाओ और ये चैप्टर। तो मैं सिर्फ टेबुलर फॉर्म में लेकर आऊंगा, 15 मिनट के लिए बुलाऊंगा आपको ऑनलाइन, एक सर्विस खत्म। ऐसे करके 5 से 6 बार बुलाऊंगा आपको। समझ रहे हो? इनवॉइस का एक आज होगी क्लास, एक कल होगी, इनवॉइस चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और इस उससे ऑफिशियली तो नहीं पर अनऑफिशियली हमारा सिलेबस ओवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग सीएम में। ठीक है बच्चे? चैप्टर कितनी क्लास में अरे क्या हुई वो? सर चैप्टर कितने क्लास में खत्म होगा? मेरे अगेंस्ट ना लग रहा है प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है इंस्टीट्यूट में। हाँ, क्लास में बच्चे नहीं पहुंच रहे, बच्चे टेस्ट जीरो तो टेस्ट चेक नहीं हो रहे। मैं इनको पता नहीं है इनको भी। सर हम 2 क्लास। नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। डाउन टू अर्थ को आप बहुत अच्छी। चलिए बच्चे, टैक्स इनवॉइस खत्म कराना है मेरे को आज और कल में। वैसे तो अगले दिन भी हो जाए तो कोई ऐसा वो नहीं है। अभी शेयर कर दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा अभी पीडीएफ शेयर किए थोड़ा ना बच्चे, मैं तो पढ़ा रहा हूँ बच्चे। ठीक है, चलिए आइए। टैक्स इनवॉइस, अभी तक आप ऐसे देख रहे थे कि टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। ठीक है, पर उसके क्या कंटेंट्स होते हैं? ठीक है, और आपने कई चीजें सीखी भी हुई हैं, जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई में गुड्स से रिलेटेड टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना था, सर्विस से रिलेटेड कब तक इशू करना था। जैसे एक बार अगर मैं पूछ लूं, जैसे स्वास्तिक जी आप बताइए, गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना था? याद नहीं आया, कोई बात नहीं। जोएब जी, टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना होता? 12 तारीख, 12th ऑफ एवरी मंथ। मतलब अगर मैकडोनल्ड अभी बर्गर बेच रहा है तो कहेगा अगले महीने की 12 तारीख को आना, बिल लेके जाना। सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। याद करो 31 कराया था। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है तो दुकान से निकलते ही, और अगर आप दुकान पर आ रहे हो डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, तो हाथ क्या दैट दैट टाइम मेकिंग एंड डिलीवरी। याद है? तो मैं कई चीजें आपको दिखेगा जो रिपीट हो रही हूँ। तो अब आप एक बार ना फ्लो से सुनना, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, कई चीजें आपने करी भी हुई हैं, कई अच्छी चीजें भी हैं, बट एक बार अब आप फ्लो से सुनिएगा। बहुत अच्छी बात है जी। मैं जो बोलूंगा आपको आप नोट से बनाएंगे ना तो वो थ्योरेटिकल पकड़ में आ जाएंगे। पर मैं एक बार क्या चाहता हूं कि मैं आपको एक बार जब बोलूं तो मैं रुकूं ना बिल्कुल। क्या आप बच्चे इस बात के लिए तैयार हैं? नहीं, साथ में नहीं बेटे, साथ में आप करेंगे तो फिर आप दिमाग नहीं चला पाएंगे। पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पर अभी क्यों करूं, अभी एक बार तो सुन लो ना। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, अगर उसमें कुछ अपडेट करना होगा मुझे तो मैं अपडेट करने के बाद शेयर करूंगा। क्या आप सभी बच्चे सुनने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड बेटे, वेरी मोटिवेटेड क्लास। एक बच्चा नहीं बोला हाँ सुनने को तैयार है। यस सर। गुड। दोबारा पूछूंगा ही नहीं मैं, सुन लो भाई। इनवॉइस का प्रोविजन बताइए। कितनी देर बाद आ रहे हो? चलिए, अब मेरी बात सुनिएगा। इनवॉइस क्या होता है, एक बार ना इन्होंने बताया हुआ इनवॉइस क्या होता है, ठीक है? एक बार देखोगे, इनवॉइस इज अ कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट। प्लीज बच्चे एक बार फ्लो से सुनिएगा प्लीज। मैं बोलता जाऊंगा, अच्छे टॉपिक्स भी आएंगे बीच बीच में, बट एक बार मुझे बोलना है कंटिन्यूस। जनरली कौन इशू करता है इसको? सप्लायर। It identifies both the parties, describe the goods, services, quantities, date of shipment, mode of transport, price, discount, सारी बातें होती हैं। जीएसटी नंबर होगा, आपको बेच रहा हूँ, आपका जीएसटी नंबर होगा, जीएसटी का रेट लगा होगा, एचएसएन लगा होगा। इज देयर एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर इनवॉइस? देयर इज नो फॉर्मेट।
आपको डेट नीचे लिखनी है इनवॉइस के, आप नीचे लिख लो, लेकिन डेट होनी चाहिए, लेफ्ट में लिखनी है राइट में लिखनी है, जीएसटी नंबर ऊपर लिखना है नीचे, जहां लिखना है लिख लो। तो बेसिकली सरकार ने इनवॉइस का फॉर्मेट को वो नहीं कर रखा फॉर्मलाइज की इस इधर ही होगा, उन्हें बोला ये फील्ड्स है जो कि मैंडेटरी। ठीक है बच्चे, एक बार जो अंडरलाइन करा वो रीड कर लो। पढ़ लिया? इनवॉइस बोल लो या टैक्स इनवॉइस बोल लो, एक ही बात। फिर मैंने आपको याद है 31 सेक्शन कराया था जिसमें व्हाट वाज द लास्ट डेट टू इशू, याद करिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज में लास्ट डेट। एग्जैक्टली। तो गुड्स का अलग था, सर्विसेज का अलग था। आइए वो सारी बातें दोबारा होंगी। रेलिवेंट डेफिनेशन अभी आपको कुछ नहीं करना, जो जो रेलिवेंट होगा करूंगा। तो मेजरली हमको सेक्शन 31 करना है आज पहले, और भी चीजें आएंगी, नई चीजें सीखोगे आप। ठीक है, 31 के अंदर सर, अरे सर ये सब लिखा हुआ है, अरे छोड़ो ना बेटे। 31 के अंदर सिर्फ इसको पढ़ना है एक बार आप। समझ आ रही है सारी बात? देर इज नो फॉर्मेट, मैंडेटरी फील्ड्स होंगे जो आपको बतानी होंगी। अब शुरू कहां से हो रहा है? टैक्स इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, टैक्सेबल गुड्स। और अगर गुड्स ही टैक्सेबल नहीं है तो टैक्स इनवॉइस इशू होता है। टैक्सेबल गुड्स का मतलब जिसपे जीएसटी लगती। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोगों को टाइम लिमिट देखनी है बच्चे। और मैं आपको बता दूं, आप गुड्स के अगेंस्ट टाइम लिमिट देख चुके हो। मैं आपको बता दूं, आप सर्विसेज के टाइम लिमिट देख चुके। तो ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं, इनका सब बातों की समरी यहाँ पे बनी हुई। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, याद करो टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर वो क्या था? इनवॉइस शेल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। याद है आपको, टेबल में आता है सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, सप्लाई डज नॉट मूवमेंट। इफ इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट, रिमूवल। और दूसरा, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट इन एनी अदर केसेस। यही था ना बच्चे गुड्स के केस में। इसके बाद एक चीज होती है कंटेस्ट सप्लाई। मैं पहले गुड्स की बात कर, तो गुड्स के केस में क्या बात, कंटेस्ट, जैसे कि आप क्या करते हो बच्चे, आप क्या करते हैं, आपका जो काम है वो सीमेंट का काम है, और आपको कंटिन्यूअस मेरे को सीमेंट सप्लाई करना है, और वो रुकता नहीं है। ट्रक में लोड हो रहा है, आपकी फैक्ट्री पहुंच रहा है, लोड हो रहा है, फैक्ट्री पहुंच रहा है, एक दिन में 10-12 ट्रक आराम से जा रहे हैं। इज इट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और वन टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स? कॉन्टिन्यू। तो बिलिंग कैसे हुई? क्या मैं कह सकता हूँ अरे महीने के एंड में कर देना, मैं भेज रहा हूँ अभी सारी, कैसे भी हो सकता? हाँ अच्छा, आप क्या बोलना चाह रहे थे, बिलिंग कैसे हुई? अग्रीमेंट के हिसाब से। और उसने बोला भाई डेली क्या बिल भेजता रहता है, महीने के एंड में बता दियो कितने ट्रक भेजे हैं, 10,000 ट्रक भेजे हैं तूने, इल्ले बगड़ 20 करोड़ रुपए। हो सकता है ना ये चीज? तो इट इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। आइए पढ़ते हैं एक बार। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवॉइस कभी शो होना चाहिए, हम ये देख रहे हैं व्हाट इज द लास्ट डेट वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर रिमूव। यानी कि स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है बच्चे। स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि 10 दिन बाद मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, इतने ट्रक चले गए। ठीक है, या फिर सक्सेसिव पेमेंट, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। बात ऐसी है, 10 तारीख को डेली, हर महीने की 10 तारीख को स्टेटमेंट जाएगी आप, जो कि बताएगा कि जैसे अगर आज क्या डेट है, इजी रख लेते हैं, सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ में ट्रक जा रहे हैं कब से? ठीक है, और मैं आपको स्टेटमेंट कब दे दूंगा? 30 सितंबर को दे दूंगा जी स्टेटमेंट, कि पूरे सितंबर महीने में कितने ट्रक पहुंचे हैं आपके यहाँ। ठीक है, आप पेमेंट कर देना 5 तारीख को, 30 तारीख को स्टेटमेंट दूंगा, 5 तारीख को पेमेंट कर देना। आप मुझे बताओ क्या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है? बिल्कुल है। तो कब मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? व्हेन सच स्टेटमेंट इज इशूड या व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड। थ्योरेटिकल बात है, इससे ज्यादा नहीं जाने से। बताइए, क्लियर है बच्चे?
हाँ जी, स्टेटमेंट वाला जनरली होता है, पर अगर पेमेंट पहले आ गई तो इसमें फिर घूमने वाली बात हो जाएगी, पर उसके अंदर नहीं जाना, ऐसा कुछ लिखा नहीं, जनरल बात समझ रहे हो, टाइम ऑफ सप्लाई, उस एंगल पे जाना ही नहीं हमने, ये सारी बातें और भी एनालिसिस होता है पर उसके अंदर जाना ही नहीं। क्लियर है बच्चे? अब अगर मैं आपसे बात करूं इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपको याद है सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कितने दिन होते थे? यू हैव टू इशू विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और जो एनबीएफसी बैंकिंग थे वो कितने दिन में करते थे? 45 डेज। तो आप देखेंगे 45 डेज इन केस इंश्योरर, एनबीएफसी बैंक्स, ये था। अब ये वाले पे आऊंगा, पहले कंटिन्यूस पर आइए, कंटिन्यूस पे बहुत बार पूछा जाता है सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होता क्या है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको, मैंने आपको कराई थी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन, आई थिंक टाइम ऑफ सर्विस में यही बोलोगा कि इनवॉइस में होगा, तो आइए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस डेफिनेशन पढ़िएगा एक, एक्सीडिंग 3 मंथ्स। सर जी आपको मैं सर्विस दे रहा हूं, महीने भर की सर्विस है, कंटिन्यूस है नॉन कंटिन्यूस? नॉन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस होने के लिए कितने भी पीरियड, 3 महीने से ज्यादा होना चाहिए, 3 महीना। आप मुझे बताइए, आपको हम लोगों ने क्लासेस प्रोवाइड करी कंटिन्यूस है नॉन कंटिन्यूस? कंटिन्यूस, तो आप समझिए कंटिन्यूस सर्विस हो गई पहले बाकी। अगर ऑडिट हो रही है और 6 महीने की ऑडिट है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, 3 महीने से ज्यादा। मुद्दे की बात यह है कि सर जी इनवॉइस कैसे इशू होगा कंटिन्यूस में, डेली डेली इनवॉइस इशू करेंगे आप, ठीक है। तो भाई जब ऐसी सर्विस होती है, जैसे मैं आपके लिए मॉल बना रहा हूँ, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो गई, तो आप मुझे बताइए कंटिन्यूस होगी नहीं होगी? सर 1.5 साल लग गया सर मॉल बनाने में, तो आप उसके बारे में सोचिए। तो इट इज अ कंटिन्यूस सर्विस। अब हम क्या करेंगे, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, एंड आपको एकदम पेपर में एकदम एग्जैक्ट लिखना होगा, वो ड्यू डेट किस चीज की बोल रहा है, पेमेंट की। सर जी आपका मॉल बना दूंगा, 1 तारीख को 5-5 करोड़ कर देना, ठीक है जी। एक बात होती है ये, क्या इस तरीके से बात होती होगी क्लाइंट से? नहीं, क्लाइंट से बात होती है इतना काम करेंगे, इतना दे देना, इतना काम होगा। क्या 5 करोड़ भाई, काम कितना करेगा तो बता, समझ रहे हो? तो वैसे बट लिखा क्या हुआ है, इफ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज सर्टेनेबल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, आई एम नॉट सेइंग व्हेन आई एम रिसीविंग द मनी, आई एम सेइंग कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 1 तारीख को पेमेंट आएगी, तो इनवॉइस कभी शो हो जाना चाहिए 1 तारीख। पहली बात क्लियर है? पर हर कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसे नहीं होगा, या फिर लिखा है और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉन एसर्टेनेबल, अगर ड्यू डेट लिखी नहीं तो बिफोर और एट द टाइम व्हेन सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। ड्यू डेट लिखी होगी तो इनवॉइस कब इशू करना है, ड्यू डेट पे ना, ड्यू डेट दी होगी तो इनवॉइस कब इशू होगा, ड्यू डेट पे, ड्यू डेट नहीं दी हुई तो व्हेन यू रिसीव द पेमेंट। एंड सबसे लॉजिकल होता है पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन पेमेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सर मैं 10% काम कर रहा हूं तो मुझे 10% पेमेंट करो ना। आपने कहा कब तक कर लोगे जी, मैंने कहा 15 अक्टूबर तक 10% काम हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। अब आपके दिमाग में चल सकता है सर मैंने बोला था पर पूरा नहीं हुआ, ये सारे झमेले में नहीं घुसना। आपको कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर इनवॉइस कैसे इशू होता है, पेपर में प्रोविजन आएंगे, 3 कैटेगरी बना दोगे। इफ ड्यू डेट इज गिवन, ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज ascertainable, invoice is to be issued on or before the due date. Due date is not ascertainable, तो कब होगा बच्चे, date when payment is received. If payment is linked with the completion of work, date on which it is to be completed. Clear है बच्चे? ये 2 एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, तो फिर मतलब कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे, मैं तो वही बोल रहा हूँ थ्योरेटिकल है, लिंक नहीं है तो पेमेंट अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो उस पर करें, असर्टेनेबल भी नहीं है, ड्यू डेट लिंक नहीं है, तो फिर मतलब कैसे है, मतलब तो एक बार फिर से बोल। डेट व्हेन इट इज रिसीव्ड, पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ लो बच्चे।
डिस्पोजल मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। कौन सा पॉइंट पढ़ रहा था? फर्स्ट वाला। एग्जैक्ट रिमूवल। भाई हमने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई में, कोई नई बात नहीं है, सेम चल रहा है बेटे पुराना। पढ़ लिया? हाँ तो 30 दिन का हो गया ना दोस्त, सर्विस के कैटेगरी में तो 30 दिन हो गया ना। क्लियर है? आपको याद है मैंने आपको कराया था व्हेन सर्विस सीजेस, तो इनवॉइस भाई उसी दिन इशू कर दो। मान लो आप ऑडिट पे जा रहे हो, 2 महीने हो गए, 3 महीने की ऑडिट थी, 66% काम हो चुका है, और वो लोग आपको डेटा नहीं दे रहे, आपने कहा भाई कल से नहीं आऊंगा, तो कल से नहीं आएगा तो इनवॉइस कब इशू करेगा? आज इशू कर देगा। डेट ऑन विच सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस। याद है बच्चे? In case where supply of service ceases, oho, a contract under a contract before completion, the invoice shall be issued at the time when supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent it was made. मतलब क्या पूरे बिल का कर दूंगा, या जितने का पैसा मांगूंगा उसी का इनवॉइस होगा? जितने पैसा मांगूंगा, 5 करोड़ का काम था, मैं 3 करोड़ का काम करा तो 3 करोड़ का तो बिल इशू करूंगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? थर्ड वाला पॉइंट पढ़िए, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूं। ऑन अप्रूवल होता था ना, मैंने आज आपको गुड्स अप्रूवल पे दिए। लेट सपोज आज क्या डेट है? 24 तारीख। 24 सितंबर को मैंने आपको गुड्स अप्रूवल पे दिए, और मैंने आपको 10 डेज दिए टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सीधी सी बात, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, मुझे इनवॉइस कब इशू करना? हाँ, आज के आज। Where the goods are being sent on approval for sale on return basis before the supply take place। सप्लाई हो गई है, ये सेल हो गई है नहीं? द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम सप्लाई, मतलब जब भी बिकेगा। अब अगर मैंने आपको 10 दिन दिए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए 10 दिन कब हो जाएंगे? 4 अक्टूबर को हो जाएंगे मोटा मोटी, जब सप्लाई टेक प्लेस, या फिर 6 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। तो आप बता दो मैं कब इनवॉइस इशू करूं? 4 को। और अगर मैंने आपको 15 महीने दे दिए होते अप्रूवल के लिए, मैंने कहा अरे भाई अगले साल बता दियो, अरे ऐसे थोड़ा ना होता, ये तो 6 महीने जल्दी आ जाएगा। यानी कि जब भी अप्रूवल, जब भी रिमूव हुआ है, उसे 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब विद इन विच एवर, समझ गए ना आप क्या बोल रहा हूँ? मुझे बताइए, ये आ जाता है बच्चे? क्लियर है ना एकदम एग्जाम्पल? देख अगर वापस आ गए तो नहीं करना पड़ता है ना? तूने वापस ही कर दी, फिर तो कुछ है ही नहीं। फिर क्या बात, कहीं इनवॉइस सोच के देख, दुकान चला रहे, क्यों इनवॉइस इशू करेगा तू? समझ रहे? तू थोड़ा ना बोलेगा नहीं इनवॉइस। उसकी दुकान पर रखी हुई है सामान, 6 महीना हो गए। अगर उसकी दुकान पर सामान रखे हुए हैं, 6 महीने हो गए, तो फिर invoice- पर तूने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था कि कितने टाइम में? कॉन्टैक्ट में जितने भी महीने से 10 महीने कॉन्टैक्ट। 10 महीने है, तो तेरे को 6 मंथ्स के अंदर इनवॉइस इशू करो। वो आपका धंधा है, आप उसे 10 महीने दे रहे हो, मैं आपको रोक नहीं सकता, इनवॉइस इशू कर दो। अब वापस आ जाएंगे तो बोलेंगे तो काट दियो इनवॉइस को, रिवर्सल हो जाता है इनवॉइस की एडिटिंग, क्रेडिट नोट होते हैं, डेबिट नोट होते हैं, समझ रहे? पर इनवॉइस तो इशू करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए बच्चे, पर्टिकुलर्स ऑफ इनवॉइस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर्स में होता होगा बच्चे? देर इज नो फॉर्मेट, सबसे पहले बात हो रखी है, तो क्या फॉर्मेट में होगा? लोग जी एक बार बताइए जरा, कर लीजिए, पहले टाइप कर लीजिए, क्या मैसेज आया? अच्छा, ठीक है। टैक्स इनवॉइस में बताओ क्या क्या होता है? नेम, एड्रेस, GSTIN ऑफ सप्लायर। ओ माय गॉड, एक नंबर भी होता है बेटे, पता है आपको? HSN तो होता है हर एक इनवॉइस ट्रैक करने के लिए। GSTIN तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगला पॉइंट पढ़ो ना, consecutive number not exceeding 16 character in one or multiple series, alphabet, numerical, special character, hyphen। भाई साहब आप इसको मजाक में ले रहे हो?
ये इनवॉइस जीएसटीआर 1 में जाता है कि मेरा जो बिल स्टार्ट हो रहा है ना, मेरा पैन नंबर #00001 जो भी 16 डिजिट का जो बनाऊंगा, ठीक है, तो वो इनवॉइस नंबर है GSTR 1 में। अगला इनवॉइस 0002 होना चाहिए। आपकी जो बिल बुक है जो जूलर्स के पास पड़ी है वो GSTR 1 में बताएगा ये बिल नंबर, ये इनवॉइस नंबर। ऐसे थोड़ा ना होता है बिल बुक हो गई आपकी, दूसरी स्टार्ट कर दी आपने, बहुत बड़ी बात होती है ये थोड़ा ना 4 पेजेस छोड़ के 4 उसके लीव छोड़ दिए और 5वां इनवॉइस इशू कर दिया, ये क्या चल रहा है? ऐसे नहीं कर सकते आप। हाँ, एग्जैक्टली exactly, हर इनवॉइस रजिस्टर, इनवॉइस की इज्जत है भाई पूरी की पूरी। तो आप मुझे बताइए कितने डिजिट होना चाहिए बच्चे? अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। क्या हुआ? ठीक। डेट ऑफ इशू, आप मुझे बताइए, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड तो क्या क्या चाहिए होगा? पढ़िए ना एक बार। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो क्या होगा? GSTIN भी ले लोगे। और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो? पढ़ लेना, इसको आ जाता है। हाँ पढ़िए, क्या बोल रहे हो? 50,000 और मोर तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम एंड स्टेट एंड इट्स कोड। क्यों काम हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इनवॉइस की वैल्यू। और अगर लेस देन 50,000 तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, पर वो चीज ठीक है जी। ये गैम्बलिंग का आपके साथ में एक चीज की बात करूंगा, जो गैम्बलिंग की पूरी बात करूंगा तब यहाँ पे जो लिखा है वो बात करेंगे। हाँ जी बोलिए। तो जैसे भी बीच में टीचर के पार्टी हुई तो आपने प्रैक्टिस से ऑर्डर किया था, इनकेस अगर उसकी बैटरी काफी ज्यादा तो वो आपका इसका एड्रेस डिटेल से मांगता है। हो सकता, हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, HSN कोड होना चाहिए। हाँ कितने डिजिट होता है हाँ, वर्ल्ड वाइड? फिर वर्ल्ड वाइड 8, सॉरी वर्ल्ड वाइड 6, इंडिया में हाँ 8। याद है आपको टर्नओवर? या तो B2B था या B2C था। B2C में था तो अप टू 5 करोड़ पे, कुछ नहीं चाहिए मोर देन 5 करोड़ पे। ये टेबल ध्यान आ रहा है? जब आएगा तो कराऊंगा, अभी राइट टाइम नहीं है, मैंने ऐसी स्ट्रेच कर दी बात। HSN कोड होना चाहिए, ये बात हो गई। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू। बेटे मुझे बताओ, समझ आ गया ना ये? रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, कितना अमाउंट चार्ज है। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई से तो पता लगेगा। IGST लगाऊं, CGST लगाऊं, SGST, इंट्रा इंटर। एड्रेस ऑफ डिलीवरी, टैक्स इज पेबल ऑन RCM और नॉट, सिग्नेचर होना चाहिए, QR कोड होना चाहिए, लो जिलो IRN होना चाहिए। पता नहीं है क्या बोल रहा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आज के टाइम पे इनवॉइस पे QR कोड लगे। क्यों है आप समझोगे आप, समझ रहे हो? तो बेसिकली आएगी बात, अभी नहीं आएगी एकदम से। मुझे बताइए कोई दिक्कत? वही होता ना उसको स्कैन करके क्या करना पड़ेगा, तीन वॉइस आ जाता है। हम्म, बोलूंगा राइट टाइम पे राइट बोलूंगा। मुझे बताइए, अब पहले हम HSN की बात करते हैं। और HSN पे ये लिखा हुआ बच्चे, एक बार इसको एनालाइज करिए, फिर टेबल को एक बार याद करिए। ऐसा ही टेबल हमने बनाया था। इंडिया में आज फॉलो होगा अगर आप प्रोवाइड कर तो चार्जेस सही कर। अगर आप करना चाहते हो तो कर लोगे, पर हाँ मतलब अभी सरकार ने ऐसा कोई लीगलाइज ऐसे वो नहीं करा हुआ कि करना ही करना है आर्ट का वो चीज। कुछ कुछ इंडस्ट्री में बोल दिया होगा आर्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो वाली बात। अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ से, दो कैटेगरी है, या तो 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज्यादा है। अगर तो ज्यादा है तो मुझे बता दो B2B हो या B2C हो। यानी कि आप बड़े बिजनेसमैन हो भाई, 5 करोड़ से ऊपर हो, 6 डिजिट डाल दो उसमें। और अगर आप छोटे इंसान हो तो भाई B2B में तो डाल दो, 4 डाल दो। और B2C में 4 ऑप्शनल मैंडेटरी। क्लियर है? याद रखना HSN के ऊपर आ जाती है बात, हल्की बात नहीं है। मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, एक बात बताइए, अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं एक इनवॉइस इशू करूंगा या 2 इनवॉइस करूँ? कस्टमर, आप एक मोबाइल खरीदते हो तो वो आपको इनवॉइस देता है, उसके पास नहीं होता कोई इनवॉइस? बिल्कुल होता, डुप्लीकेट डुप्लीकेट इनवॉइस। ओरिजिनल किसको मिलता है? कस्टमर। ओरिजिनल मिलता है कस्टमर को,
डुप्लीकेट कौन रखता है? जो शॉपकीपर होता है। ठीक है, तो गुड्स के केस में क्या लिखा हुआ है बच्चे, कितने कॉपी होनी चाहिए? क्योंकि एक जाएगी कस्टमर पे, एक दुकानदार पे, एक ट्रांसपोर्टर पे। समझ रहे हो? तो क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल कॉपी फॉर द रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट कॉपी फॉर द सप्लायर। पर आप मुझे बता दीजिए सर्विस के केस में क्या ट्रक के थ्रू सर्विस जाएगी? तो उसमें क्या हो गया आपका? डुप्लीकेट ओरिजिनल कस्टमर, डुप्लीकेट सप्लायर। कहिए बेटे कैसी रही? इतनी गहरी बात करूंगा ना बेटे, आप बोलो अरे सर ये पढ़िए अब आपको अच्छा लगे। इसे कहते हैं रियल डेवलपमेंट, पढ़ते ही समझ आ जाना। अब ये मत बोल देना नहीं आया। ओम जी ऑल क्लियर? एग्जैक्टली। serial number of the invoice shall be furnished electronically। वही 16 डिजिट और क्लियर है? हाँ जी बोलिए। जनरली प्रैक्टिस है, नहीं है तो नहीं इशू करूंगा। ठीक है, गुड्स परचेज कर रहा हूँ बट वो जो है मान लो फर्नीचर का पड़ा, तो मैं वहां से खुद को लेके जाऊंगा नहीं। तो अगर मैं किसी और सर्विस ले रहा हूँ तो वहाँ पे बिजली बिल बनेगा या वो तो अपना अलग से? वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अलग है, हाँ तो उसमें अलग वो बिल अलग बनाएगा। ओ माय गॉड, पॉइंट नंबर 1 पढ़िए ना, पॉइंट नंबर 2 भी पढ़िए ना बेटे, पॉइंट नंबर 3 भी पढ़िएगा ना बच्चे। सब आता है बेटे, तुम छोटे मोटे इंसान नहीं हो, थोड़ी हाई लेवल बातें हैं तुम्हारा। ये थोड़ी वो चेंज करो अपना सर्कल लाइफ में। अब आप प्रोफेशनल हो, ट्रू प्रोफेशनल। हाँ सर। पढ़ लिया तीनों पॉइंट? हाँ पढ़ लिए? श्वेता जी ने पढ़ लिए? जैसे ही मौका मिलता है बीच में बातें कर लेते हो तुम दोनों, है ना? ओ माय गॉड, सैंपल टेक्स्ट इनवॉइस बेटे, सारी भाई बातें लिखी हुई है बेटे। ये क्या करेगा कस्टमर का नाम जान के तू? ठीक है, नाम लिखा है, सप्लायर का नाम लिखा है, टैक्स इनवॉइस लिखा है, बिलिंग एड्रेस लिखा है, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, HSN कोड, क्वांटिटी रेट, सारी बात है। ओ माय गॉड, अब आप और ज्यादा एडवांस वर्जन पे रहे। नहीं फाइनल का नहीं, फाइनल में भी आएगा ही, लेकिन अब आप एक बात समझिए, मैं अगर आज आपको अपने सॉफ्टवेयर से फर्जी बिल बना के दे दूं तो क्या सरकार रोक लेगी? मैं ये दिखा दूं मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड करी है कंसल्टेशन, क्यों सर आप क्यों करोगे? बेटे आपको आईटीसी की जरूरत थी, मैंने बिल बना दिया। आप भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, तुम्हें आईटीसी चाहिए, ले लो। अब वो सर पर आपकी तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। मेरा आईटीसी बड़े बड़े खराब होता है, कैपिटल गुड्स की लाइफ खत्म हो रही है, मैंने कहा सप्लाई दिखा दे तू, नहीं तो वो बंद हो जाए। समझ रहे हो अब मैं क्या कह रहा हूँ? तो आर्टिस्ट को रिकमेंड नहीं करो? करवा सकते, ठीक है। पर अभी और एग्जांपल भी कोई बना सकता हूँ, समझ रहे? कैंसिल हो रही है रजिस्ट्रेशन, अब सप्लाई मान ली जाएगी, वो चीजें हैं, तो उस आईटीसी को एडजस्ट करवाना है मैंने। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि पूरे इंडिया में कितनी सारी दुकानें हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट B2B ट्रांजैक्शंस राइट नाउ। ट्रांजैक्शन क्या है जी? B2B का मतलब समझते हो? बिजनेस टू बिजनेस, इसका मतलब समझते हो? बिजनेस टू बिजनेस का मतलब बीकॉम का पेपर नहीं है ये, बार बार वही लिखते जाओ। हाँ तब भी, हाँ चेंज हो रही है वो बिकॉज वो बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस एंटिटी कर दिया, थोड़ा फैंसी कर दिया। सवाल ये है, अगर अगर एक इंसान रजिस्टर्ड है
और दूसरा इंसान भी रजिस्टर्ड है, इज इट B2B और B2C? B2B। एक इंसान रजिस्टर्ड है और दूसरा इंसान अनरजिस्टर्ड है। आई एम नॉट सेइंग इज कस्टमर, आई एम सेइंग ये जो छोटा दुकानदार है, इज इट B2B और B2C? ये बीसी मान रहे हैं। B2C है, इवन दो ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं। अगर एक इंसान रजिस्टर्ड है और ये कस्टमर है जो कि अनरजिस्टर्ड है, B2C। इसका मतलब B2B में दोनों क्या होते हैं? रजिस्टर्ड। अ सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन इज B2C। B2C समझ आ गया? ये हमने बनाया भी था पहले, ध्यान है? सर क्या होता ध्यान नहीं? हाँ जी बोलिए। है सर, हाँ सेकंड केस जो है रजिस्टर में मान लो उस बंदे का टर्नओवर जो 20 लाख के ऊपर हो गया, उसने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है अपना आरजी जो होगा, और अभी मिला नहीं हमको, तो ये B2C बोलोगे B2B बोलोगे? B2C। आपकी इफेक्टिव डेट क्या आएगी उस पर डिपेंड है, समझ रहे? फिर बाद में वो तो आपने ये डाउट नहीं पूछा, आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे थे बस। हाँ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा था तू बस अपना ऐसे। B2 B2B नहीं हो सकता अगर तेरे पास वो नंबर ही नहीं है उस टाइम, तो उस टाइम वो B2C कहलाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप कह सकते, उतना डिटेल नहीं जाना, बट हाँ कह सकते जनरल। अच्छा, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? B2B में क्या मैं ITC ट्रांसफर करने की पावर रख रहा हूं? मैं इनवॉइस इशू कर दूंगा, इनवॉइस को GSTR 1 में दिखा दूंगा, आपको 2B में मिल जाएगा। मेरी आउटपुट लायबिलिटी बढ़ी, वो छोड़ो, ड्यू टू एनी सिचुएशन मेरे को लायबिलिटी बढ़ानी थी, पर आपको तो ITC मिल गया। जो एक्चुअल में पैसा सरकार पे पहुंचना था फर्जी बना के, ऐसे क्या बहुत सारे बोगस इनवॉइस होते होंगे, नहीं होते? इवन गुड्स आर एक्चुअली नॉट मूविंग, बट लोग ये दिखा रहे हैं कि मैं सेल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे GST बचाना है, तो मैंने दूसरे को ITC दे दिया, अगले 6 महीने बाद रिटर्न करवा दिया। क्या गवर्नमेंट की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी? नहीं होगी। गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम लेकर आई है, गवर्नमेंट कह रही है कि तेरी कस्टमर खड़ा है ना लाइन में, तो वो उसको बिल नहीं देगा। ध्यान से सुनना, ई इनवॉइस क्या है, ध्यान से सुनना। आप मान लो आप कस्टमर हो, आप यहाँ लाइन में खड़े हो, मैं आपको बिल नहीं दूंगा। मैं पहले सरकार की वेबसाइट पे बिल की डिटेल डालूंगा, वेबसाइट के अंदर से एक नंबर निकल कर आएगा, उसको IRN, वो इनवॉइस पे चिपकाऊंगा, फिर आपको दूंगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट किस पॉइंट पे घुस रही है। एग्रीड करी ना जाने हाँ सुनिएगा एक बार, आई एम नॉट सेइंग कि आप इनवॉइस इशू करिए, 1 महीने बाद GSTR 1 में डिटेल डालेगा। आप अभी बेच रहे हैं ना सामान को, आप अभी के अभी मेरी वेबसाइट खोलिए gst.gov.in, वहां पे अभी अभी कस्टमर की डिटेल अभी बता मेरे को। लाइन में खड़ा है कस्टमर, अभी 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 बताएगा मेरे को, और जब मैं डिटेल डालूंगा तो वो एक नंबर देगा, वो नंबर के साथ दे दो उसका। आप मुझे बताइए, क्या इससे डर पैदा होगा या नहीं? बिकॉज वो जो बोगस बिल्स है, ठीक है, वो लोग अभी भी हो सकता है इसके बाद भी बोगस कर ले जाए, लेकिन आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट इज नॉट इवन वेटिंग फॉर 1 डे। गवर्नमेंट कह रही है कस्टमर पे बिल जाने से पहले मेरे यहां एंट्री होगी तेरी। इस लेवल पर ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका, और ये है, आपको क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज आप सब कस्टमर्स हैं, आप B2C ले रहे हैं अभी सब टाइम। अब सवाल ये है कि सर ये ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ है? ध्यान से देखिएगा, अभी बातों में बातें निकलती जाएंगी। क्या बात कर रहे हो, फर्क क्या पड़ रहा है? एक डर का माहौल पैदा होता है। आप गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर बोगस इनवॉइस की एंट्री डाल रहे हो अभी के अभी, ठीक है, और अगर तू नहीं, तेरे लिए कंपलसरी है। अच्छा उससे बताता हूं, आपको बेनिफिट बताता हूं। आपने अभी डाला, GSTR 1 में ऑटो अपडेशन हो जाए, ई वे बिल अपने आप बन जाए, 2B में अपने आप चला जाए, यानी कि सरकार इस लेवल पे सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर रही है। 1 में अपने आप दिख जाएगा ना तेरे को, 1 महीने बाद भरता था ना तू,
मैं आज तेरी सेल के साथ तेरे साथ खड़ा हूं, सरकार साथ में कह रही है मेरे ये सॉफ्टवेयर पे जा, नंबर जनरेट कर, फिर बेच उसको। क्या ये डर नहीं पैदा करेगा? बिल्कुल करेगा डर पैदा। कंपल्सरी करते हैं। एग्जैक्टली। बी टू बी में कंपलसरी है ई इनवॉइसिंग। अब आप समझते जाइएगा, डिटेल जाती जाएगी बात। All registered businesses with aggregate turnover based on पैन। छोटी छोटी बातें आएंगी बेटे, पर इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। पैन बेस, मेरी 5 दुकानें हैं, तो मैं सबका टर्नओवर ले रहा हूँ या एक का ले रहा हूँ? जल्दी बोलो रे, पैन बेस्ड है ना, सबका ले रहा हूँ। इन एनी प्रिसीडिंग ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 17, जब से जीएसटी आया है, बात इतनी है, जब से जीएसटी आया, अगर तेरा किसी भी साल में 5 करोड़ से ऊपर का एग्रीगेट टर्नओवर है पैन बेस्ड, तो भाई तेरे पे ई इनवॉइसिंग लग रहा है। सर मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर है, जब से चालू करा है हर साल 3 करोड़ है, क्या मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग लग रहा है? नहीं लग। ई इनवॉइसिंग बड़े लोगों पे लग रहा है, यानी कि 5 करोड़ से ऊपर किसी भी एक साल में। आई एम नॉट सेइंग इन ऑल द इयर्स, इन एनी प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम 17 दैट इज ग्रेटर देन 5 करोड़। और उन लोगों को क्या बोल दिया जाएगा? नोटिफाइड पर्सन। आगे सुनिए, विल बी रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, इज नॉट वॉलेंटरी। है जी, किसी भी साल बढ़ गया मैडम, एक साल 8 करोड़ है, ई इनवॉइसिंग लग गया। 17-18 जब से जीएसटी आया है, किसी भी साल में 5 करोड़ से ऊपर है, ई यू आर अ नोटिफाइड पर्सन। ए नहीं लिखा हो। बस सीपी 20 में इसका 5 फिर बाद में कम हो जाएगा। 5 करोड़ पे तो है नहीं, 5 करोड़ से ऊपर है। एक 5 करोड़ एक चीज होता है, उसके बाद भी लगेगा। हमेशा लगा है, किसी भी साल में अगर तेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, फिर इसलिए क्या होता है, फिर हमेशा हमेशा लगा, हमेशा लगा। ई इनवॉइसिंग इज नॉट वॉलेंट्री, only notified person are enabled to invoice, सॉरी टू रिपोर्ट इनवॉइस ऑन आईआरपी। ये नया वर्ड आ जाएगा, यानी कि आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। कोई बोले नहीं मैं कर रहा हूं, नहीं, जो नोटिफाइड बंदा है वही करेगा। और उसको अपने इनवॉइस को क्या करना होगा? रिपोर्ट। कहां पे? आईआरपी। ये वेबसाइट का नाम है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। बिफोर गिविंग इनवॉइस टू द कस्टमर, मैं आईआरपी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाऊंगा, मैं उस पोर्टल पे डिटेल भरूंगा, मैंने आपको क्या बेचा, कितना जीएसटी क्या है। जब मैं डेटा दूंगा, तो वो जब मैं सबमिट कर दूंगा तो मेरे को एक नंबर देंगे, 64 डिजिट नंबर होगा। तो आईआरपी पे जब मैं जाऊंगा, तो मैं क्यों जा रहा हूं? एक नंबर लेने, दैट इज कॉल्ड आईआरएन, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये नंबर मैं अपने इनवॉइस पे चिपकाऊंगा, और तब उस इनवॉइस को क्या बोल दिया जाता है? ई इनवॉइस। ई इनवॉइस इज नॉट दैट इनवॉइस जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट, नो। ई इनवॉइस है आप ही का इनवॉइस। आपकी ज्वेलरी की शॉप है, आपने देखा ज्वेलरी वाले का अपना बुकलेट बना होता है, ठीक है, फैंसी सा बुकलेट होता है, बड़ा अच्छा पेपर पे होता है। वो क्या करेगा, अगर वो बी टू बी है सपोज करिए, ठीक है, तो वो इनवॉइस इशू करने से पहले वेबसाइट पे जाएगा, डिटेल देगा, आपका नाम, जीएसटीआईएन, प्लेस ऑफ सप्लाई सब डाले, ठीक है, और वो एक नंबर आ जाएगा आईआरपी की वेबसाइट पे, दैट दैट नंबर इज कॉल्ड आईआरएन। वो जो आईआरएन है, वो मैं अपने इनवॉइस पे लिख दूंगा 64, और अब आपको बिल दे दूंगी, और उस बिल को क्या बोल दिया जाएगा? ई इनवॉइस। ई इनवॉइस इज नॉट कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से प्रिंट हो रहा है ना, तंग हो जाएंगे लोग। सारा बिजनेसमैन बोलेगा यार हम वेबसाइट पे जाते रहे, जाके क्या प्रिंट करवाएंगे? मैं तो मैनुअली प्रिंट निकालता हूं, मैनुअली अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है इनवॉइस। लेकिन उस इनवॉइस पे अब इनवॉइस रेफरेंस नंबर लगेगा, अगर तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और बी टू बी है। समझ आया बच्चा आपको? Let us understand what is e-invoicing. E-invoicing is not generation of invoice. It's not generation of invoice. It is giving a number to your invoice, and that's IRN number, invoice reference number. Taxpayer continue to create the GST invoice on their software. आपने देखा है कि कभी अगर आप जैसे कंप्यूटर की शॉप पे, या जैसे अगर आप केमिस्ट पे भी गए, वो डिटेल डालता है। आपने पता है टैली सॉफ्टवेयर पे ही अगर मैं ये दिखा दूं ना कि मैंने आपको बेचा है, उसी पे जनरेट इनवॉइस आता है। किसी बच्चे ने अगर टैली कभी देखोगे ना,
तो टैली अकाउंटिंग तो होता ही है, साथ साथ वो ये कहते हैं इनवॉइस भी इशू हो जाएगा जी। आज हमारे इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम है, ये हमने सोच लिया था, एंड तक बात कर ली कि मैं एक एक एंट्री अगर डालनी है भाई, मैं ऐसे क्या मैनुअली करूं या अपने आप डेटा जनरेशन हो, तो कितनी सारी कंपनीज है जो इनवॉइस जनरेशन करती है, अकाउंटिंग भी करती है। तो आप सोच के देखिए, एक शॉपकीपर है, ठीक है, तो वो तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा है ना। जैसे कि टैली एक सॉफ्टवेयर है, टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बट इट इज इनवॉइस जनरेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो। वो जीएसटी के हिसाब से फॉर्मेट बने हुए हैं उनके। ऐसे सैप होते, ऐसे ओरेकल के कितने प्रोडक्ट होंगे, बैंक्स में कितने प्रोडक्ट होंगे। ऐसे करते करते जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, ऐसे 300 कंपनियां हैं जो ये सॉफ्टवेयर, जो इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर देती है। आपको क्या लग रहा है मैकडोनल्ड्स पे आप जा रहे हो, बंदा हाथ से लिख रहा है ऑटोमेटिकली, क्या वो सॉफ्टवेयर नहीं जनरेट कर रहा। आप कहीं भी चले जाइए, स्टारबक्स चले जाइए, चाय उस चले जाइए, तो वो सॉफ्टवेयर ही तो है जो सिर्फ आपसे आपका ऑर्डर लेता है और वो इंटीग्रेट होकर आ जाता है। तो आप मुझे बताइए, सरकार ने क्या करा, इन सॉफ्टवेयर वालों को बोला कि तुमको अपना सिस्टम चेंज करना। मैं दुकानदार को नहीं बोल रहा, ये सॉफ्टवेयर वाला अपना फॉर्मेट बोलेगा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैच करे। आप सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो, तुम मेरे को फॉलो करो और फिर कस्टमर को बेचो आगे। कस्टमर ने तो डेटा एंट्री डालनी है, डेटा एंट्री तो जो सॉफ्टवेयर में खाली कॉलम होंगे वही भरेगा। मैं बताऊंगा तुम्हें तुमने क्या खाली कॉलम। यानी कि अपने जो जीएसटी की वेबसाइट है और आज जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, देयर इनवॉइस जनरेशन जो लॉजिक्स है, ठीक है, जो भी लैंग्वेज जावा वट एवर, उसके अंदर थोड़ा ना जाना हमने, दैट्स इंटीग्रेटेड विद जीएसटी डिपार्टमेंट। और जो जो आपसे सॉफ्टवेयर खरीद रहा है, उसने अगर आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू एंटर करो और वेबसाइट खोली तो वो अलाइंड है। और अगर वो अलाइंड नहीं है, तो आप क्लाइंट को सर्विस ही क्या दे दोगे, वो तो मना कर देगा, क्योंकि उस पर लग रहा है ई इनवॉइसिंग। आपका सॉफ्टवेयर कुछ सर्वर एरर कुछ आ रहा है, उससे कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही। तो मैंने दुकानदार को तंग नहीं करा, मैंने सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज को तंग करा, सरकार कि अलाइन योर सॉफ्टवेयर एज पर माय लैंग्वेज इन जीएसटी वेबसाइट आईआरबी के साथ। समझ रहे हो, तो ये चीज हुई है इसमें। तो बेसिकली क्या लिख रहे हैं, टैक्सपेयर विल कंटिन्यू टू क्रिएट इनवॉइस ऑन देयर ओन सिस्टम एज पर ई इनवॉइस स्कीमा, ये सॉफ्टवेयर का नाम होता है, उसका कुछ नहीं करना आपको। दीज इनवॉइसेस विल बी रिपोर्टेड टू, ये जो इनवॉइस होगा वो किसको रिपोर्ट करा जाएगा, आईआरपी। On such reporting, IRP will generate a unique IRN digitally signage, return the invoice to the supplier. G invoice will be valid only with a valid IRN invoice reference. क्लियर है बच्चे, सेट है ना कहानी, पता लग रहा है ना आपको। अच्छा एक चीज देखिएगा, अब एक बार इस लाइन को पढ़िएगा और मैं आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, ये जो मैंने अंडरलाइन करा। क्या क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पे भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लग रहे हैं, लग रहे हैं। दूसरी बात, क्या एक्सपोर्ट पे ई इनवॉइसिंग है, डू आई नीड टू जनरेट आईआरएन है। तो ये ध्यान रखना है, भूल जाते बच्चों, और पेपर में यही आता है। एक इंसान है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है एक्सपोर्ट है तो जीएसटी नहीं होता, इवन तो B2B है, एक्सपोर्ट कर रहा है, जीएसटी तो होता नहीं उसके ऊपर, तो वो कह रहा है मैं क्यों आईआरएन, ना भाई करना पड़ेगा। तो कुछ तो इनवॉइस इशू करेगा ही, जीएसटी मत लगाइयो पर उस पर लगाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि सर जी, ये जो इधर गया एक्सपोर्ट वर्ड, इसको आपको ध्यान रखने का है बच्चे। हाँ जी बोलिए। सर जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इसका भी पैन देगा 5 करोड़ के लिमिट से ऊपर टैक्स लाता है, तो उससे अपना B2B का ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसको ऑन द स्पॉट को गवर्नमेंट के पोर्टल पे हाँ जी। जाकर टैक्स नंबर जनरेट करना पड़ेगा। तो यही ई इनवॉइसिंग है क्या, मतलब ई इनवॉइसिंग एग्जैक्ट क्या ई इनवॉइसिंग है, मुझे, मैं तेरे को नॉर्मल इनवॉइस दूंगा पर मुझे एक नंबर डालना है, उस नंबर को IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। वो नंबर कहाँ से मिलेगा, सरकार की वेबसाइट पे जाकर। वेबसाइट वाला वो नंबर कैसे देगा, हर इनवॉइस का अलग देगा,
मैं तेरा नाम लिखूंगा, आलोक को बेचा है, जीएसटी आई एन है, ये गुड्स है, ये है, ये वैल्यू है, जीएसटी है, फिर मुझे एक नंबर दे, वो नंबर मैं चिपका दूंगा, चाहे वो मैं प्रिंट करवा दूं और स्टेपल करके तेरे को इनवॉइस के साथ दे दूं, पर वो नंबर के साथ दूंगा मैं तेरे को बिल। दैट्स कॉल्ड ई इनवॉइस। Putting IR and number on the invoice make your invoice e-invoice. It's not mode of generation. It's about 64 character digit number that makes your invoice e-invoice. Clear है बच्चे? ये इधर आएगा अभी, ऐसे अपने को कुछ वो नहीं करना, पर मुद्दे की बात पर आ जाएगी। What are the advantages? आप मुझे बताइए। GSTR1 ई वे बिल बन जाएगा अपने आप, उसके बाद बेटे 2A और ITC भी मिल जाएगा। ये सब आपको बस जनरली पढ़ना है, कुछ नहीं करना। अच्छा, ये एक बार पढ़िए, ये अलग चीज है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बोगस इनवॉइसेस होते थे, ठीक है। इट विल कर्व सच प्रैक्टिसेस, बिकॉज नाउ आर यू विलिंग टू इशू बोगस इनवॉइस थ्रू जीएसटी पोर्टल वेबसाइट, तो भाई कुछ बंदा तो डरेगा। मतलब पकड़ेंगे पकड़ेंगे कैसे? ये एक मैकेनिज्म है, ये अपने में आप अभी स्टार्ट करा अपने चीजों को पकड़ने की, आप छोड़िए वो बात, ठीक है। पॉइंट ये है कि सरकार ब्रॉड लेवल पे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर से घुस रही है, उसके बाद फर्दर गवर्नमेंट अपने बैकएंड पे रूट्स करेगी कैसे पकड़ना है क्या चीज, उस पे अपने। भाई लोग अगर किसी चीज पे, तेरे को अगर ये पता होता है कि कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, तू स्पीड लिमिट बढ़ाता है, अगर मैं 4 जगह लिख दूंगी और अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो आप वहां पे रुक जाते हो एक लेवल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर मैं, गवर्नमेंट अगर ये आइडिया दे रही है कि तुम एक एक इनवॉइस दे रहे हो, मतलब एक इंसान को इंप्रेशन जाता है कि गवर्नमेंट देख रही है। एग्जैक्टली exactly. उस चीज से 20-30% 40% कर्व हो जाती है चीजें, समझ रहे। ई इनवॉइसिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये एक बार पढ़ना बच्चे। अभी और भी आएगा, थोड़ा पढ़ लिया एक बार ये। IRN नंबर लेने के लिए कौन सा भरोगे? GSTIN01। हाँ, नहीं रखने तो नहीं है, पर रख लेना यार, ये वाली बात पढ़िए। इनवॉइस हो गया, डुप्लीकेट हो गया, सब भाई सरकार के पास डेटा चला गया। अब बहुत अच्छी बात है, ये तो वही वाली बात है, पर एक बार आइए देखते हैं। पढ़ते जाइएगा इसको, अच्छा पॉइंट आने वाला है। ये तो आपको पता ही था, पिछले साल जिसका भी 17-18 से जो भी साल में अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया, ये तो पता ही था आपको। ओके, ओ माय गॉड, ये लाइन क्या बोल गई? B2B होगा तो जनरेट करना है ना, B2C पे नहीं करना। सो राइट नाउ ई इनवॉइसिंग इज नॉट ऑन B2C, बट इज गवर्नमेंट प्लानिंग टू ब्रिंग ई इनवॉइसिंग B2C आल्सो? हाँ कह रहे हैं, उससे फायदा क्या, मतलब आईटीसी तो। भाई मैं तुमको कैसे फायदा, क्या मतलब कैसे समझाऊं? एक बात बताओ, आप टेस्ट दे रहे हो, अगर एक इन्विजिलेटर होगा तो आप कम चीटिंग करोगे, और इन्विजिलेटर नहीं होगा तो ज्यादा चीटिंग करोगे। सिंपल सी बात है। भाई मैं इससे ज्यादा इंडिया लेवल पे सोच के देखो, मैं और क्या करूं, घर थोड़ा ना आ जाऊंगा आपके बिल देखने के लिए। आईटीसी होता है तो वो उसको उसके लेके सब एक तरह अनस्क्रूटनाइज एक्टिविटी कर रहा है, बीटीसी में तो उसको आईटीसी वैसे नहीं मिलना, तो फिर उसके इनवॉइस हम लागू करके ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ना गवर्नमेंट को। हो सकता है कि मैं जानबूझ के फर्जी बिल बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी से फर्जी ITC ले लिया, तो फर्जी बिल बना रहा हूँ कस्टमर। मतलब आप समझो कि ऐसे तो, ऐसे नहीं होता ना। और अभी सरकार लाइव ही नहीं है, सरकार भी अभी चीजों को स्टडी कर रही है, क्या जरूरत पड़ेगी, आप इतनी जल्दी कहाँ से एनालाइज कर लोगे? बहुत बड़े लेवल पर, मास स्केल पर चीजें बहुत ही खिचड़ी बनी हुई होती, एक डेटा, कॉन्सेंट्रेटेड डेटा सही तरीके से नहीं निकल कर आ रहा होता।
ठीक है, प्रोविजन बनने के पूरे लॉजिक होते हैं भाई, पूरा कॉन्सेंट्रिक मतलब पूरा डेटा एनालिसिस होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर लाएगी तो कुछ सोच के ही लाएगी। अब तू B2B कर रहा है, ठीक है, अब मुझे बता, एक आया कस्टमर, उस पे तू देख रहा है, अरे ये तो B2C है, इस पे नहीं करना, B2B वाले पे इनवॉइस, अरे ये क्या चल रहा है, सरकार कह रही है यूनिफॉर्मिटी लानी है, करना ही करना है। बहुत सारे रीजन होते हैं करने के, समझ रहे हो, सॉफ्टवेयर के अंदर कभी कभी आप जनरेट कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे। ठीक है, स्टाफ कंफ्यूज हो रहा है, स्टाफ कह रहे हैं सर कब कर रहे हैं कब नहीं करना है, एक साथ ही हजार तरीके के इंडस्ट्री के फीडबैक्स आते हैं जब गवर्नमेंट कोई प्रोविजन लाती है। फिर इंडस्ट्री के साथ मीटिंग्स होती है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम वैसे नहीं तो सरकार डिमांड निकाल देती है 25,000 करोड़ की। तो आप समझो कि बहुत सारी चीजें सोच के करा जाता है वो चीज। सर हाँ जी। सर जैसे अगर ये ई इनवॉइस कस्टमर लेवल पे भी आ गया, तो अब जैसे कोई दुकान है, बड़ी दुकान है, वहां तो कस्टमर्स जैसे काफी कस्टमर्स होते हैं, तब कस्टमर बिल बिल काउंटर इसीलिए पे। अभी तक इसीलिए अभी तक क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए अभी तक नहीं आया है, क्योंकि नहीं तो लाइन लग जाएगी दुकानों पे। ऐसा एक एक उसके डालने एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन अगर एक बार कोड रीड करके अपने आप हो तो चीजें बैकएंड पे काम कर रही होंगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज काम कर रही होंगी इस पे, समझ रहे। यस सर, ओके। ये वाली लाइन पढ़िएगा एक बार, क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पर है? नहीं है, ये ध्यान रखना बेटे, पॉइंट आते जा रहे धीरे धीरे। अगला पॉइंट पढ़िए और बताइए। ठीक है। आपसे चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो चाहे RCM हो, अगर B2B है तो वो जो नोटिफाइड पर्सन है जो सप्लायर उसको इशू करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में कोने की बात आएंगी, ISD, RCM, समझ रहे हो, एक्सपोर्ट। जी क्या बोल रहा है? 9 से रिलेटेड। अरे आप अगला जो लाइन पढ़ी वो तो बताइए, नीचे वाला क्या बोल रहे हैं? अगर नोटिफाइड वाले ने रिसीव करा तो क्या ई इनवॉइसिंग लगेगा? नहीं लगेगा। नोटिफाइड शुड सेल वेदर फॉरवर्ड चार्ज वेदर RCM एंड शुड बी B2B, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको ई इनवॉइसिंग प्रोविजन लग जाएंगे। क्लियर है बच्चे? कुछ लोगों के ऊपर नहीं लगेगा, पेपर में आ जाएगा एक बार, पेपर में आ जाएगा थ्योरेटिकली कि ऑल्दो टर्नओवर एक्सीड्स, बट कैन यू लिस्ट डाउन द पर्सन हु आर still exempt from e-invoicing provision. So the first is following categories are exempt, that is special economic zone units. And let me tell you, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट होते थे SEZ जो वहां से बेच रहे हैं, और एक होता था डेवलपर। SEZ डेवलपर is liable for invoice। मैंने जिनको बाहर करा है वो SEZ यूनिट्स को बाहर करा है मैंने। SEZ यूनिट एक्सपोर्ट करती है जनरली, तो उनको क्या इनवॉइसिंग के प्रोविजन लग रहे हैं? नहीं लग रहे, तो सरकार ने एक्सपोर्ट को दोबारा से बचा लिया। समझ रहे हो, क्योंकि जनरल अगर SEZ में नहीं हो वैसे करो तो होगा, लेकिन SEZ के अंदर हो और एक्सपोर्ट करो तो बच गए तुम अब। लेकिन क्या SEZ डेवलपर कौन होता है? जो उस एरिया को डेवलप करता, जैसे कि DLF है। क्या मैं कह सकता हूं DLF ने अगर SEZ डेवलप करना है, एक एरिया डेवलप करना है, ठीक है, तो वो भी तो सर्विस दे रहा होगा ना। यार मैं आपके लिए आपका ऑफिस बना रहा हूं, आप रिलायंस हो, आपका SEZ में ऑफिस बनेगा, तो मैं आपसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा हूं, B2B ट्रांजैक्शन है। क्या ई इनवॉइस लगेगा या नहीं लगेगा बताइए? लगेगा, बिकॉज आई एम अ डेवलपर और ऑफ SEZ। SEZ developers are not exempt from e-invoicing, SEZ units are exempt। बताइए, क्लियर है बच्चे? अगला कौन है? बिल्कुल, अगले कौन है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगला बताइए। ये सारे के सारे एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट भी एग्जेम्प्ट है। मूवी हॉल्स जो है, PVR सिनेमा किसी कॉर्पोरेट को पूरा का पूरा हॉल बुक करके देती है, क्या उसे इनवॉइसिंग लगेगा? नहीं लगेगा। बस कंडीशन ये है, द अबव टैक्स पेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नीड टू प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन। उन्हें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ऑल्दो दिस इज अ B2B सप्लाई, ऑल्दो हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है पुराने सालों में, बट हम लोगों को ई इनवॉइसिंग इशू नहीं करना है, ये आपको अपने बिल पे लिखना पड़ेगा।
एक बार पढ़िएगा इसे। बस जो हाईलाइट करा है वही रीड करना है बेटा, बाकी मत करना। आपके लगता है कि दिख ही नहीं रहा उसके अलावा हरा वाला रीड करना है जो ग्रीन नहीं करना है, ग्रीन भी करना है, ब्लू भी करना है। ये बोल रहा है लाइक ओम जी आप क्या पढ़ रहे हैं ये इनवॉइस के? ये तो मेरे तो नहीं है नोट्स। हाँ, खुद के हैं? आपने खुद बनाया हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो पहले से तूने जो पढ़ रहा है तो उसके नोट्स बनाए हुए हैं? तूने पहले से पढ़ लिया ये? बैठ हुआ है। एक बार पढ़ो बच्चे इसको। हाँ यार पीएससी कोई बुक पढ़ो माइंड का पढ़ो। पॉइंट नंबर 4 करिएगा फिर। तो ये पढ़ ले रहे चुपचाप। खत्म होने वाला है, बस आज का टारगेट होने वाला है बेटे, 5 मिनट और। 4:30 बजे दुष्यंत सर की ऊपर जो बात है वही है ना? ऊपर वाली बात समझ आ गई थी? एग्जाम्पल को समझाना था थोड़ा सा एक बार रीड करो, एक बार क्लियर था। समझाओ, एक बार स्वास्तिक जी एग्जाम्पल समझाओ, ऊपर वाली बात ही थी ना। हो गया मैं बताऊं क्या ये कहना चाह रहा है कि वो दोनों कैपिटल है लेकिन कैपिटल नहीं SCZ उनका डेवलपर 5 पर डाल ऊपर है लेकिन अगर वे चाहते हैं कि उन्हें तीन वर्ड नहीं करें तो कोई डेफिनेशन फाइल करते हैं। समझ आया किसी बच्चे को? नहीं मतलब जिसने जो बोला वो नहीं, वैसे पॉइंट कुछ है नहीं यार, मेरे को रीड करवाओ। पैन बेसिस पे ही देखा जाता है, पर क्या एसईजी यूनिट को ई इनवॉइसिंग लगेगा? नहीं लगेगा, पर डोमेस्टिक के अंदर है उसके ऊपर लगेगा, यही तो लिखा है भाई। ई इनवॉइसिंग लग रहा है नहीं लग रहा, क्या होता है? पैन बेस पे टर्नओवर देखा जाएगा, टर्नओवर एक्सीड हो गया, पर मेरी तो यूनिट एसईसी में है तो वो एग्जेम्प्ट हो गई, लेकिन जो डीटीएम है उसके ऊपर लग जाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया, डीटीए। एसईजी के अलावा बाकी को डीटीए बोलते। जैसे आप अभी कालका जी में बैठे हो तो ये एसईजी है या डीटीए? डीटीए। और अगर आप एसईजी में गए तो नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस एसईजी है शायद। लिस्ट होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, था या होगा, बट एक पॉइंट पे हो सकता है। हाँ, क्यों है? वो स्पेशल एरिया है। क्या होता है जब गवर्नमेंट को कहीं कॉर्पोरेट्स के ऑफिसेज और वो क्रिएट करवाने होते हैं तो इसलिए उसको एसईजी। गुड़गांव में, नोएडा, नवी मुंबई, ऐसे कोलकाता में सॉल्ट लेक है, उधर का एरिया पूरा ऑफिस का डेवलपमेंट हो रही है तो गवर्नमेंट ऐसा करता है। हाँ जी। ए भैया इसको पढ़िए एक बार। हाँ जी। एसईजी होगा, एरिया डिफाइंड होता है इतने से इतना एरिया। क्या बोल रहा है ये एक बार बताना बच्चे, इट हैज बीन क्लैरिफाइड का। भाई अगर मैंने बैंक को बाहर कर दिया तो बैंक जो मर्जी सर्विस दे वो बाहर है। पीवीआर सिनेमा को अगर आप चाहे वो किराए पे किसी को दे रहा है जगह, किसी को मूवी दिखा रहा है, सब चीजों के लिए बाहर है। एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा पॉइंट नंबर 5। हाँ एग्जैक्टली। ओ माय गॉड, हाउ ई इनवॉइस इज जनरेटेड? बेटे बातें मत करो प्लीज, ठीक है? रीड करिए एक बार प्लीज। तुम्हारी अगली क्लास सब बच्चों की है?
चलो सारा माफ कर दो। नहीं बेटे सारा नहीं करूंगा। ब्रैकेट निकाल देते ना, उससे सामने जो है वो करो। सारा नहीं करा, बीच बीच में लाइनें छोड़ी, मैं देखो जगह छोड़ी है बीच में। एक नहीं सर, ये एग्जाम में आता भी है हाउ ये जनरेटर, मतलब अभी तो आपने बहुत स्टार्ट किया है, ये नाम हमें पढ़ना चाहिए, तो आपने नहीं नहीं पढ़ना चाहिए। आप कोई भी चीज डिस्काउंट नहीं कर सकते। लाइफ इज नॉट दैट इजी ब्रो। आपको क्या समझ नहीं आया, लाइन बताओ। आ जाएगा बस। पहले तो नॉर्मल बनाएगा, गवर्नमेंट इस पोर्टल पे जाके इंटरेस्ट क्लिक करेगा, आया मिलेगा। मुझे तो पता है, मुझे क्या बता रहा है। आप बता दो ये हो गया। ओ माय गॉड। है, जब बिल प्रिंट करेगा ना तो एक स्क्रैच कार्ड होगा, कहीं पे भी लिखा होगा यार 64 डिजिट। बस हो गया बस यार। अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटे, बोल्ड भी कर रखा है देखो ये तो। कोई बात नहीं, आपको आप ये पढ़ो ना। कैंसिल ही करनी पड़ेगी। अगर तेरे को कोई अमेंडमेंट करना है तो GSTR 1 में जाके होगा वो, लेकिन अगर उधर नहीं हो रहा तो फिर वो इनवॉइस का कोई वो नहीं है। अब आप मॉडिफाई नहीं कर सकते वेबसाइट पे जाके, जैसे आपने जनरेट कर दिया, आप उधर नहीं जा सकते मैं ये वैल्यू गलत हो गया कुछ हो गई, वो तो अब GSTR 1 में। मतलब आयरन के थ्रू जो इनवॉइस आपने इन्फॉर्मेशन की थी, अगर उसमें कोई गलती हो जाती है बच्चों तो वो GSTR 1 में अमेंड हो सकती है उसी महीने की, और आगे भी नहीं कर सकते हो। IRN में नहीं कर सकता। हम्म, कहाँ लिखा हुआ है? कैंसिल करने का मतलब ये है तू उनकी वेबसाइट पे जाके अमेंड नहीं कर सकता, कैंसिल कर सकता। हाँ हाँ, वो पूरी हट जाएगी, फिर तू नया कर देगा तो सही है, नहीं तो अगर देखो सिर्फ उसको मॉडिफाई करना है तो वो GSTR 1 में, वो तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग अपने आप वो एंट्री तू दिखा रहा है कम हो रहा है। कहिए साहब जी, यहां तक क्लियर है? ओ माय गॉड, आपने ये वर्ड सुना था कि आपने समझा इसको? इनवॉइसिंग स्कीमा, वेरी गुड। आप जोएब जी आप बताइए सब बच्चों। हाँ, इनवॉइस स्कीमा क्या होता है? स्कीम जो है उसमें क्या एक के साथ एक मैगी फ्री है? अच्छा, ई इनवॉइस स्कीमा ये क्या होता है? पॉइंट नंबर 6 पढ़िएगा। बस बेटे रीड ही करना है बच्चे प्लीज, और कुछ नहीं बचा। स्कीमा होता है, बोला जाता है उसको, बट ये लैंग्वेज और उसका वो IT सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ, अनलेस अ कनेक्टर इज यूज्ड, आगे भी तो पढ़ो। कनेक्टर होता है, जैसे आप जनरल लैंग्वेज में समझाया हुआ है, अगर मुझे वो सेल को चार्ज करना है तो क्या मैं सेल को सॉकेट में घुसा दूंगा क्या? अडेप्टर लिया है ना चार्जर का, तभी हो रहा है ना। तो इसी तरीके से वो सॉफ्टवेयर है, वो GST गवर्नमेंट है बीच का कनेक्टर, दिस इज कॉल्ड स्कीम। है वो बात सही है, पर पढ़ोगे तो सही ना भाई। ओ माय गॉड, IRP, ये देखो बहुत सारी वेबसाइट है, इनवॉइस 1 इनवॉइस 2, क्योंकि इतने सारे दुकानदार अगर इनवॉइस रजिस्टर करेंगे तो भाई बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई है। ये देखिए, और कौन सा नंबर मिलेगा, ये देखिए ये नंबर है बेटे, 64 डिजिट नंबर IRN। एग्जाम्पल है ये, हर इनवॉइस का अलग IRN होगा ना। ठीक है, तेरा दिक्कत ये है कि तू क्लास के साथ ही वहीं का वहीं होमवर्क भी कर लेता है, इसलिए तू क्लास का भी खराब हो जाता है तेरा, वो भी खराब हो जाता है।
324 तो हो गया, अब तो छोड़ो। क्या टाइम हो गया? मैं कह रहा हूँ टाइम छोड़ो, अब पेजेस देखो, पेजेस के आधे से ज्यादा कवर कर दिया हमने, अब एक ही दिन। बिल्कुल, लेकिन आप ये नहीं जानना चाहेंगे नहीं ये जानना चाहिए, इसका थोड़ा भी ले लो। तो ठीक है, होमवर्क ले लीजिए, कुछ है ही नहीं वैसे इसमें। ये बात है। ओ माय गॉड बेटे, इनवॉइस तो खत्म करूंगा ना, इसको पढ़ लीजिए। ईसीओ के ऊपर लग रहा है, ओहो, बल्क अपलोडिंग हो रही है, ओहो, और ये वाला तो आपको पता ही। क्या हो रहा है वो क्या है? तो चलो यहाँ से पढ़ लिया क्या तीनों पॉइंट? छा गए बेटे, आप छा गए, आप बहुत ही ज्यादा क्विक है रिस्पॉन्स करने में, उसको बोला जाता है क्यूआर कोड, ये तो आप सब बच्चों को आता है। जब जब आप आईआरएन जनरेट करते हैं तो ऐसे नंबर नहीं होता, क्यूआर कोड होता, इस क्यूआर कोड को स्कैन करा जाएगा तब वो 64 डिजिट नंबर है, समझ रहे हो? ये क्यूआर कोड क्या है, ये देखिए, अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ इनवॉइस, हाँ नहीं, ये वो भी आने वाला है, स्टैटिक क्यूआर कोड होता है, एक होता है डायनेमिक क्यूआर कोड, क्यूआर कोड भी अलग होता है, वो भी आएगा अभी आगे का टॉपिक, आपने बोला आज करा के भेजूंगा आप। सर मेरे लिए स्कैनर है, स्कैनर सर जैसे मेरा कॉल आ रहा है। नहीं नहीं यार, अभी रुक जाओ यार, अभी जो ऑनलाइन बच्चे हैं ना फाउंडेशन के बच्चे, 5 मिनट बस, अगर अभी सारे आ गए, अभी उनको बोलियो 5-7 मिनट में आएंगे, अरे नहीं नहीं, उनको बोल 5-7 मिनट में आएंगे, नहीं नहीं 5 मिनट, अरे 5-5 मिनट, मेरी बात मानोगे, बच्चों की क्यों मानोगे, मेरी बात मानोगे ना? हाँ, क्लास कैंसिल नहीं, अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ इनवॉइस, एक बात बताइए, जब आपने रजिस्टर करा, इट विल रिटर्न अ साइंड ई इनवॉइस to the supplier with IRN and QR code. The IRN is embedded in the QR code which shall be extracted and printed on the invoice. समझ आया आपको? इस QR कोड के अंदर ही IRN है, इसको आप स्कैन करेंगे, इसमें नहीं आया अभी, कोई बात नहीं, आएगा बेटे, कोई इनवॉइस भी तो जनरेट नहीं हुआ। द QR कोड enables क्विक व्यू, ये किसके लिए, पेमेंट के लिए है ये? नहीं, जब आप ये QR कोड को स्कैन करेंगे तो इसके अंदर क्या डिटेल निकलेंगी, GSTIN ऑफ सप्लायर, GSTIN ऑफ रेसिपिएंट, इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ जनरेशन, इनवॉइस वैल्यू, नंबर, HSN, यूनिक एंड डेट ऑफ जनरेशन ऑफ IRN। मुझे बताइए कोई दिक्कत? गुड, बोल्ड में लिखा हुआ आ रहा है कुछ, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना, कितनी करनी हो मेरे को ज्यादा बातें पसंद नहीं बेटे, करे सर। मुझे इतना बताओ, ई इनवॉइस B2B पर है, हाँ अगर गवर्नमेंट जो कि TDS काटने के लिए ही रजिस्ट्रेशन ली है, क्या उसको भी रजिस्टर्ड बोला जाता है? TDS चैप्टर करा था, हाँ नहीं भी करा था तो कोई बात नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी है जो रजिस्ट्रेशन लेती है कि जब मैं एज रेसिपिएंट औरों को पेमेंट करूंगी तो मैं TDS काटूं, तो क्या जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फॉर डिडक्शन ऑफ TDS है, क्या उसको भी बी बोल दूं मैं, आर दे ऑल्सो रजिस्टर्ड? यस, तो क्या ई इनवॉइसिंग यहां भी लगेगा? लगेगा, यानी कि मैं बीइंग अ सप्लायर अगर गवर्नमेंट को सप्लाई करता हूं, क्या ई इनवॉइसिंग लगेगा? यस, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो इनवॉइसिंग नहीं लगेगा, और अगर वो रजिस्टर्ड है किस पर्पस के लिए, TDS के लिए, तो भाई बात ऐसी है, अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तो मैंने जो गवर्नमेंट को सप्लाई करा वो B2B और इनवॉइस लग जाए। सर अगर गवर्नमेंट सप्लाई करती है तो वो नहीं करेगी, वो तो ऑलरेडी एग्जाम है। बिल्कुल, तो क्यों बैंक से छुट्टी? खुद ही आपने क्वेश्चन पूछ के खुद ही आंसर दे दिया। सर बोल रहे हैं खत्म। सर तरफ प्लीज सौरभ इधर ही बोल रहे हैं। बच्चे ऐसे प्लीज मत बोलो, मैं मना करूंगा जो और खराब लगेगा। दुष्यंत सर कह रहे हैं ओ 442 है,
उनको बोलो प्लीज ट्रांसफर 500 रुपीज। एक बात बताओ, आपको QR कोड समझ आया? नहीं सर, नहीं आया समझ? समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। आगे व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? ये क्या बात हुई सर? डायनामिक क्या होता है? जैसे जोएब जी, आप जैसे गाना भी अच्छा गा लेते हैं, और क्या मैगी अच्छी बना लेते हैं, और क्रिकेट भी खेल लेता है। हाँ ठीक है, तू साथ साथ ना अपने सारे, ठीक है, और बैडमिंटन अच्छा खेलता है ये, ठीक है, और पढ़ाई अच्छी करता है। क्या मैं कह सकता हूं अगर आप ये सारी चीजें इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे, नहीं, अगर आप अच्छी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डायनामिक क्यूआर। ऐसा नहीं है बेटे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। डायनामिक का मतलब आप सभी बच्चों को डायनामिक पता है। आप जब मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं, जब वो आपको स्कैनर देता है, तो आप अमाउंट खुद डालते हैं या अपने आप डला हुआ आता है? दैट्स डायनामिक क्यूआर। एक कोड होता है, एक क्यूआर कोड होता है स्टेटिक। स्टेटिक में होता है आप स्कैन करते हो, अमाउंट डालते हो। स्टेटिक में क्या होता है? अमाउंट आप स्कैन करते हैं, जैसे आप इधर चाय पीने जा रहे हो, उसमें अमाउंट अपने आप आ जाता है? नहीं, उसमें आप स्कैन करते हो, 20 रुपए की चाय भी आपने ट्रांसफर कर दी। लेकिन अगर आप मैकडोनल्ड, CCD कहीं जाओ, तो वो जो मशीन लगी होती, तो उसी पे ही आप जैसे ही स्कैन करते हो, हल्दीराम्स गए, अमाउंट भी डला हुआ। दैट्स कॉल्ड डायनामिक क्यूआर। डायनामिक क्यूआर कोड इज कंपल्सरी। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें धंधे के लिए कर रहे हैं। डायनामिक क्यूआर कोड है ऑल B2C इनवॉइसेस इशूड बाय। अब पहले आप मुझे ये बताइए, B2B की बात हो रही है या B2C की? इसलिए आपको दिख रहा है, मैकडोनल्ड्स में दिख रहा है आप, whose aggregate turnover in the preceding financial year exceeds 500 crore will have a dynamic QR code। और वो ये हर दुकान पे इसलिए लगा, सरकार ने लॉ बना। हल्दीराम्स पे चले जाइए, 500 करोड़ से ऊपर होगा टर्नओवर, बिल्कुल, तो डायनामिक क्यूआर कोड लगाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है? यहां से आगे और बढ़ाऊंगा मैं पर अगली क्लास में, क्योंकि अब आपका टाइम हो गया बेटा, 4:30 हो गए, तो यहां तक रखेंगे बच्चे, ठीक है? तो यहां तक रखेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या